एक माँ की तीन गरीब दो अमीर बेटियां। सोलनपुर के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की औरत रहती थी। सावित्री बहुत ही ज्यादा गरीब थी और उनके पास उनकी 5 बेटियां भी थीं। एक तरफ वो विधवा भी थी। वो गांव में लोगों के घर में काम करके अपनी 5 बेटियों का गुजारा किया करती थी। अरे आ जाओ, तुम पांचों के लिए मैंने खाना बना दिया है, चलो जल्दी से बैठकर खाना खा लो। सावित्री थोड़े थोड़े चावल और उसके साथ थोड़ी सी चटनी अपनी 5 बेटियों को परोस देती है, जिसके चलते उसकी सबसे छोटी बेटी कहती है, अरे माँ, ये क्या इतने थोड़े से चावल दिए हैं आपने मुझे? इतने से चावलों में मेरा क्या होगा? अरे निशु, तुम कैसी बातें कर रही हो? जो तुम्हारे आगे है उसे खा लो। सावित्री अपने खाने में से थोड़ा सा निकाल कर निशा को दे देती है। कोई बात नहीं निशु बेटी, तुम खा लो। ऐसे ही वो खुद भूखे रहकर अपनी 5 बेटियों को पालती हैं, जिनमें से उसकी 3 बड़ी बेटी बहुत समझदार थीं, तो वहीं 2 छोटी बेटी सरकारी स्कूल में जाया करती थी। एक दिन स्कूल की अध्यापिका उसकी दोनों बेटियों से कहती हैं, अरे तुम दोनों की यूनिफॉर्म देखो जरा कितनी गंदी हो रही है। निशा, कितनी बार कहा है कि यूनिफॉर्म हमेशा क्लीन रखा करो। मैडम जी, दरअसल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मेरी यूनिफॉर्म गंदी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगली बार मेरी यूनिफॉर्म क्लीन होगी। हाँ मैडम, बस आप हमें आज के लिए छोड़ दीजिए। रूल्स इज रूल्स, रूल्स को कोई ब्रेक नहीं करेगा। अब तुमने रूल्स तोड़ा है तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। जाओ क्लास के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। वर्षा और निशा अध्यापिका के कहने पर क्लास के बाहर चले जाते हैं। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, वैसे ही वो दोनों अपने घर पहुंचती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, आज आपकी वजह से हमारी क्लास से हमें बाहर निकाल दिया। अरे आपसे हमारी यूनिफॉर्म भी नहीं धोई जाती। जब आप हमें पढ़ा ही नहीं सकती हो तो क्यों हमें स्कूल भेजती हो? उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर पूजा, वंदना और काजल को गुस्सा आता है। ये तुम दोनों को क्या हो गया है? किस तरह से माँ से बात कर रही हो? माँ से कोई इस तरह से बात करता है भला? अरे माँ तुम दोनों को पढ़ाने के लिए ही बाहर काम करने के लिए जाती है और तुम हो कि उन्हें ही बातें सुना रही हो। कोई बात नहीं, तुम दोनों क्यों बेकार में इतना बोल रही हो। चलो अब सो भी जाओ। माँ, आपकी इन दोनों लाडली बेटियों को इतना तो पता होना चाहिए कि इस घर का खर्चा भी निकालना बहुत दूभर होता है। फिर भला तुम दोनों ही सोचो, वो कितनी मेहनत करती होंगी जो तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाए और इस घर का खर्चा भी निकल जाए। अगर उन्होंने काम के चलते एक दिन यूनिफॉर्म नहीं धोई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अपनी बड़ी बहन वंदना के मुंह से ऐसी बात सुनकर निशा और वर्षा दोनों चुप हो जाती हैं। ऐसे ही देखते देखते सावित्री की 5 बेटी बड़ी हो जाती हैं और 2 पढ़ लिख कर शहर में काम करने चली जाती हैं, तो वहीं 3 अनपढ़ रहकर अपनी माँ के पास ही रहती हैं। तुम तीनों ने हमेशा से मेरी बहुत देख रेख की है, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी शादी करवाने के लिए पैसा कहाँ से लेकर आओगी? हमारी दोनों बिटिया शहर में नौकरी करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो दोनों तुम्हारी शादी करवाएंगी। जैसा आप सोचती हो वैसा होने से तो रहा। अरे वो दोनों अपने लिए कमाती हैं, ना कि हमारे लिए। तुम दोनों अपनी दोनों बहनों के लिए ऐसा क्यों सोचती हो? वो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। आखिर हमने उन्हें पढ़ाया किस लिए था? ताकि हमारी आने वाली जिंदगी में हमारी मदद कर सके और हमारा साथ दे सके। अच्छा माँ, जिन बेटियों ने कई सालों से आपको एक बार कॉल तक नहीं किया, उनके बारे में आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तो कहती हूँ कि अपने दिमाग से ये ख्याली पुलाव निकाल दो। वो दोनों हमारे घर को नहीं देखेंगी। मैं तो कहती हूँ माँ, अपने दिमाग से ख्याली पुलाव बनाना छोड़ ही दो। और वैसे भी हम तीनों आपके ऊपर बोझ है क्या? हम तीनों आपकी बेटियां हैं और बेटों से कम नहीं। हम हमेशा आपके साथ ही रहना चाहती हैं। तुम दोनों बेकार में अपनी दोनों छोटी बहनों को उल्टा सीधा कहती हो। वो तो इस घर की नींव है, नींव। मैंने कितनी मेहनत करके उन दोनों को पढ़ाया लिखाया है, और तुम जानती तो हो ही ना। वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि अपनी अनपढ़ बहनों की शादी उन्हें करवानी है, जिसके लिए वो शहर में मेहनत कर रही हैं। सावित्री की बात सुनकर उसकी तीनों गरीब बेटियां चुप रह जाती हैं। तभी उनके घर के बाहर कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। भला इस समय कौन आया है? जाओ जरा देखो दरवाजा खोलकर। सावित्री के कहने पर पूजा दरवाजा खोलने जाती है। उसके सामने उसकी दोनों छोटी बहन निशा और वर्षा खड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर पूजा बहुत खुश होती है। अरे माँ, जल्दी से बाहर आओ, देखो कौन आया है। हमारे घर पर अभी तो आप दोनों लाडली बेटियों को याद कर रही थी माँ। देखो, आपकी याद करने से आपकी दोनों बेटियां आई हैं। पूजा की आवाज सुनते ही उसकी दोनों बहनें और माँ घर की चौखट पर आकर खड़ी हो जाती हैं और सावित्री अपने दोनों पढ़ी लिखी अमीर बेटियों को देखते ही उन्हें गले से लगा लेती हैं।
अरे वाह बेटियों, तुमने तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है अपनी माँ को। मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम दोनों को भली भांति अपनी आंखों के सामने देखकर मेरी आत्मा को जो सुकून मिला है। चलो अंदर आओ। निशा और वर्षा अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहती हैं, अरे ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने इस घर की? देखो तो गरीब खाना लग रहा है। हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आता, आज भी आप लोग इसी गरीबी में कैसे मर रहे हो? इतने सालों बाद भी आप इस गरीबी से बाहर नहीं निकले? जहां सावित्री अपनी दोनों पढ़ी लिखी बेटियों की इतनी तारीफ कर रही थी, उसकी दोनों बेटियां आकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ा देती हैं। लेकिन सावित्री फिर भी अपनी दोनों बेटियों से कहती हैं, अरे बेटा, हम तो आज भी उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठे हैं, लेकिन तुम तो आज अमीर बन गई हो। अब तुम्हारी तीनों बड़ी बहनों की जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें उनकी शादी करवानी है। ये सुनते ही दोनों बहनें अचंभित रह जाती हैं। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? क्या इसलिए तुमने हमें यहाँ पर बुलाया है? अरे हमने तो सोचा था कि कई साल हो गए होंगे, हमारी माँ ने हमें अपने आप से मिलने के लिए बुलाया होगा। अच्छा तो ये बात है, इतने सालों के बाद आपने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम आपके एहसानों का कर्ज उतार सकें। आपने हमें पढ़ाया लिखाया और अमीर बनाया। इसका मतलब ये तो नहीं माँ कि हम इन तीनों बेवकूफ गरीब बहनों की अपने पैसे से शादियां करवाएंगे। अपनी दोनों बहनों के तानों से तीनों गरीब बहनों का दिल टूट जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब देखकर सावित्री से रहा नहीं जाता और वो अपनी दोनों बेटियों से कहती है, तुम्हारे लिए नौकरी की ओर इस घर को संभाला, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी अच्छे से देखभाल की, और मैंने हमेशा बाहर काम किया ताकि तुम्हें अच्छे से पढ़ा लिखा सकूं, और तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम अमीर हो अपने लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे किए धरे को मिट्टी में मिला दोगी। देखो, अब तक तो तुम इस परिवार के साथ थी, लेकिन अब नहीं हो। तुम इस घर से जा सकती हो। लेकिन माँ, आप हमारी तीनों बड़ी बहनों के साथ साथ हमारी भी माँ हो। आप हमें घर से नहीं निकाल सकती। घर मेरा है। तुम दोनों को कामयाब बनाने के बाद अब तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं। जाओ, चली जाओ यहाँ से। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से और अपनी तीनों गरीब बहनों से माफी मांगती हैं और उसके बाद वो अपनी तीनों गरीब बहनों की शादी अच्छे से बड़े घर में धूमधाम से करवाती हैं और अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती हैं। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। सो माय ब्यूटीफुल डार्लिंग, कैसा लगा मेरा गाना तुम्हें? सुपर्ब राजीव, अमेजिंग, आई लव यू। तुम मेरे लिए जब कुछ करते हो तो वो पल मुझे बहुत हसीन लगता है। आई लव यू टू नैना। हमारे रिलेशनशिप को अब काफी टाइम हो गया है। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरे माता पिता नहीं है, 3 बहनें हैं। तुम गुजारा तो कर लोगी ना? डोंट वरी राजीव, सिर्फ 3 ही बहनें हैं, मैं रह लूंगी। बल्कि मैं तो उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करूंगी। कुछ ही दिनों में राजीव और नैना की शादी हो जाती है, जहां तीनों बहनें बड़ी खुशी से उनका एक कमरे के ससुराल में स्वागत करती हैं। गृह प्रवेश करते ही नैना बोलती है, राजीव ये सब क्या है? मेरी नजर जहां तक जा रही है उससे मुझे इतना तो पता चल गया कि ये सिर्फ एक कमरा है। हमारा कमरा नहीं है क्या? हम यहीं रहेंगे? हाँ वो नैना, दरअसल मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया कि मेरा घर सिर्फ एक कमरे का है, जहां मेरी तीनों बहन रहती हैं और यहीं हमें रहना होगा। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ रहने आई, लेकिन ये तो उससे भी छोटी जगह निकली। भाभी, हम भैया की इस कश्मकश को जानते थे, इसलिए हमने ही उन्हें मना किया था कि आपको ना बताएं, वरना भैया तो आपसे छुपाने वाले भी नहीं थे। भैया को आपकी बहुत जरूरत है भाभी, प्लीज मान जाइए। भाभी प्लीज, हम नंदो के एक कमरे को अपना लीजिए। ठीक है, मैं अपना लेती हूँ, लेकिन हम सोएंगे कहाँ? भाभी वो देखिए, फूलों से सजा आपका बिस्तर मैंने पर्दा लगा दिया है, आप और भैया वहाँ सो जाना। एक तरफ हम तीनों बहनें सो जाएंगी। ओह गॉड, अब इन तीनों नंदों के साथ पता नहीं इस कमरे में कैसे दिन कटेगा। नैना तुम थक गई होगी, चलो आराम कर लेते हैं। ये कहकर दोनों अपने बिस्तर पर चले जाते हैं और तीनों नंदे पर्दा लगाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं। तभी राजीव कहता है, क्या बात है नैना, तुम सो क्यों नहीं रही? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं सो कैसे सकती हूँ, भूल गए क्या?
आज हम दोनों की सुहाग रात है और वो कैसे पूरी होगी? तुम्हारी बहनों के कमरे में होकर। कोई और कमरा भी नहीं है यहाँ। तुमने तो मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। मैं जानता हूँ नई नई शादी में ये पल बहुत जरूरी होता है। हम फिर कभी इस रात को पूरा कर लेंगे। अभी तीनों बहनें सोई नहीं हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर पल्लवी खुशबूदार बत्तियां जला देती है और लेटे हुए कहती है, भैया आप फिक्र ना करें, आपकी और भाभी की सुहागरात के लिए हमने खुशबू वाली अगरबत्ती भी जला दी है, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। हम तो सो रहे हैं अभी। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पल्लवी पागल हो क्या? तुम कैसी बातें करती हो? चुपचाप सो जाओ, उनकी बात मत सुनो। अरे तुम दोनों को दखलंदाजी देनी जरूरी है क्या? शांत होकर सो जाओ। तुमने देखा अपनी बहनों को? ऐसे ख्याल रखूं मैं इनका? ये तुम्हारी और मेरे बीच में कैसे टांग अड़ा रही हैं, हमारी बातें सुन रही हैं। राजीव, दिस इज नॉट फेयर। डू समथिंग। नैना थोड़े वक्त के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। खाक परेशानी समझ रहे हो? माहौल तो ऐसे बना दिया जैसे सच में सुहागरात हो जाएगी। हटा दो ये सब, इससे मेरा सिर्फ खून जल रहा है। मैं तो चली सोने। एक तो जमीन पर सोना पड़ रहा है, ऊपर से मच्छर का भिन 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 भिन। राजीव उसे मनाने के लिए हाथ पकड़ता है, लेकिन नैना मुंह फेर कर सो जाती है। उसकी सुहागरात की इच्छा अधूरी रह जाती है। अगली सुबह तीनों नंद उठकर घर के काम करने लगती हैं तो झाड़ू हाथ में लिए चांदनी नैना को जगाते हुए कहती है, भाभी उठ जाइए, झाड़ू लगानी है, बिस्तर हटाना पड़ेगा और आपको पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है। अरे यार सोने दो ना, वैसे भी तो रात को ठीक से सो नहीं पाई, अब सुबह भी चैन नहीं है। नैना उठ जाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है और हमें मंदिर जाकर पूजा भी करनी है। ठीक है। ऐसा कहकर नैना और राजीव उठ जाते हैं, जिसके बाद बहन झाड़ू लगा देती है और भैया भाभी नहा धोकर मंदिर जाकर पूजा कर लेते हैं। फिर नैना कहती है, अरे अब क्या मुझे खाना इस चूल्हे पर जमीन पर बैठकर बनाना होगा? हाँ, चूल्हा तो यही है। मेरी बहन भी इसी पर खाना बनाती है। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करवा दूंगी। इस तरह तीनों ननद अपनी भाभी की खाना बनवाने में मदद करती हैं, जिसके बाद सभी मिलकर अच्छे से खाते हैं और तीनों नंद भाभी को तोहफा देती हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। बहुत दिन हो गए, अब तो मुझे इन तीनों नंद को भगाना ही पड़ेगा। कोशिश करती हूँ लेकिन सुहागरात मनाने में नाकाम रह जाती हूँ। भाभी आपने बुलाया था क्या? हाँ, मैं तुम तीनों से कह रही थी मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं, तो तुम तीनों को घर बुला रही थी, तो तुम 2 दिन उनके पास रुक कर आ जाना। ठीक है भाभी, हम चले जाएंगे। कब जाना है? आज ही चले जाओ। तुम्हारा सामान बांध दिया है, किसी चीज की कमी नहीं होगी मेरे घर पर। ये सुनकर तीनों नंद नैना के घर के लिए निकल जाती हैं। तभी बीच रास्ते में 17 साल की उसकी बुआ की बेटी किंजल और खुशी मिल जाती है, जो कहती है, अरे दीदी आप कहाँ जा रही हो? मम्मी ने हम दोनों को आपके पास और नई भाभी से मिलने के लिए भेजा है, चलिए ना चलते हैं। ये सुनकर तीनों नंद मना करती हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मानती हैं। फिर पांचों नंद घर के लिए निकल जाती हैं। रात के समय नैना रोमांटिक अंदाज में राजीव के करीब जाती है। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारी तीनों बहनों को अपने घर भेजा है। आज की रात हमारी है, हमारी सुहाग रात की। बड़ी तेज हो डार्लिंग तुम। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। जैसे ही लाइट ऑफ करता है तो दरवाजे पर खटखट होती है। दोनों मियाँ बीवी परेशान हो जाते हैं। फिर राजीव जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अपनी पांचों बहनों को एक साथ देखकर कहता है, अरे तुम तीनों इस समय, और किंजल खुशी तुम भी, तुम्हारा कैसे आना हुआ? ये मेरी बुआ की लड़की है, तुम्हारी नंदे। बस भैया नई भाभी से मिलने के लिए आ गए। लो हो गया सत्यानाश। पहले 3 नंदे तो संभाल नहीं रही थी, अब इन पांचों को कैसे संभाल लूंगी? लगता है मेरी शादीशुदा जिंदगी में सुहागरात जैसा कुछ नहीं है। अरे भाभी किस ख्यालों में डूबी हुई हो? थोड़ा पानी वानी पिलाओ, अपने हाथ का कुछ बना कर खिलाओ। इस समय ठीक है, बनाती हूँ। रात के 11 बजे नैना को अपनी उन दोनों नंद के लिए स्पेशल खाना बनाना पड़ता है, जिसमें वह अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। अगले दिन वो उन पांचों का चूल्हे पर खाना पकाती है। खाना बनाकर थोड़ा बैठती है तो दोनों छोटी नंद बच्चों की तरह जिद करके उससे बातें करने और लूडो खेलने के लिए कहती है, जो कि उसे करना पड़ता है। रात को राजीव के आने के बाद नैना उससे बातें करने की कोशिश करती तो दोनों छोटी नंद बीच में आकर सो जाती है। भैया उधर जगह नहीं है, ना हवा आ रही है, इसलिए हम हमारी भाभी के साथ सो रहे हैं। आप थोड़ा और साइड हो जाओ। हाँ ठीक है, अपनी बहनों के साथ एक कमरे में रहना अब मेरा भी दुश्वार हो रहा है। और नहीं बर्दाश्त हो रहा है, हद हो गई है। मेरे पति के पास आकर सो गई दोनों की दोनों। इतना कहकर नैना बड़ी मुश्किल से सो जाती है। फिर आधी रात में खुशी उसके ऊपर पैर रख लेती है, जिससे नैना को बिल्कुल ठीक नहीं लगता। पांचों नंदों से वो लगभग परेशान हो चुकी थी, इसलिए एक दिन वो अपना सामान बांध कर राजीव को कहती है,
राजीव, बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे 5-5 बहनों के साथ नहीं रह सकती हूँ। एक कमरे में 7 जन कैसे रह सकते हैं? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? हमें बैठकर बात करनी चाहिए नैना। प्लीज प्लीज नैना, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। अरे भाभी जा रही है घर छोड़कर, वो भी हमारी वजह से। दोनों लड़ रहे हैं, हमें माफी मांगनी चाहिए। हाँ चलो। भाभी भाभी, हमने आपको बहुत तकलीफ दी है, हमारी वजह से आप घर छोड़कर मत जाइए। हम पांचों को भाभी माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। देखो, ये सब मेरी गलती है, तुम पांचों माफी मत मांगो। नैना, मुझे एक मौका दो, मैं इस घर को बनवा लूंगा। प्लीज मान जाओ, एक मौका नैना, एक मौका। ठीक है, मान गई मैं। इस तरह सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर राजीव नए कमरे बनवा लेता है जहां उसकी 5 बहनें अलग कमरे में आराम से रहती हैं। उसके बाद नैना और राजीव अपनी सुहाग रात के सफर को खुशी खुशी अंजाम देते हैं।